नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा। हम आज बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली हुई है, जो जिस तरह से डुप्लीकेट वोटर, बोगस वोटर, बल्क वोटर एक ही पते पर कई वोटर्स, इनके जो सवाल उन्होंने उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली पर उन्होंने जो भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं वो पब्लिक डोमेन पे है। वो एक अलग इशू है, क्योंकि उसमें कुछ जो जो कहना है वो राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कल। आज जो हम बात करेंगे उन सवालों की जो इलेक्शन कमीशन ने प्रतिक्रिया प्रकट की है, और दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से जो किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने जो प्रतिक्रिया प्रकट की है, तो दोनों इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रिया और सरकार की प्रतिक्रिया, उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से, मुझे लगता है कि वो इन राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनसे उन इलेक्शन कमीशन की उस प्रतिक्रिया का या सरकार की प्रतिक्रिया का कोई भी ताल्लुक नहीं है। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, राहुल गांधी ने एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा किया है। जो भारत का जो संविधान है, संविधान 324 का जो अनुच्छेद है, उसमें एक संविधान में व्यवस्था है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव करवाना। कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है चुनाव करवाना। तो सवाल यह है कि चुनाव करवाना अपने आप में उसमें सारी चीजें निहित हैं कि चुनाव करवाने का मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि कानून है, भारत की संसद ने जो पारित किया है 1950 में और 1951 में, तो जो जनप्रतिनिधि कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम बात करेंगे। और उस पर जो कानून बना है वो भारत की संसद ने बनाया है, और भारत की संसद का जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें दो तीन चीजें बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत साफ साफ कही गई हैं कि एक तो जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में क्या उसका जो ताल्लुक है वोटर लिस्ट का, कि देश में एक नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य का कोई नागरिक है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वो भारत में मतदाता होने का अधिकारी है। तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जनप्रतिनिधि कानून के तहत वो चीज आती है। 1951 में जो जनप्रतिनिधि कानून में जो प्रोविजंस हुआ, जो प्रावधान किया गया, उसमें यह है कि चुनाव कंडक्ट कराना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो बात की गई है वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अब किरण रिजिजू जो सवाल उठा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो ये कहना है उनका कि चुनाव आयोग एक ऐसी सार्वभौम ऑटोनोमस संस्था है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल कहां उठा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठ रहे हैं। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि कानून 1950 1951 बीच में अमेंडमेंट हुआ था, उस कानून का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का घोर उल्लंघन हो रहा है। और इसके लिए स्वतंत्र चुनाव करवाना, वोटर लिस्ट वगैरह वगैरह का जो भी काम है, वो अगर उसका जो आज की तारीख में जो उसकी व्यवस्था है वो भारत का निर्वाचन आयोग देखता है। निर्वाचन आयोग जो संस्था है उस पर आज सवाल खड़े हुए हैं, गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन अब जो चुनौती दे रहा है वो बड़ी हास्यास्पद है। वो हास्यास्पद इस मायने में है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी के जो प्रश्न हैं, उन सवालों को वो अंडर ओथ आप जो है अंडर ओथ जो है आप दे, सबमिट करें ओथ लेकर के। तो नंबर एक बात तो यह है कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो कोई
जुडिशियल बॉडी नहीं है, वो एक ऑटोनमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो जुडिशियल बॉडी नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकार नहीं है कि अंडर ओथ किसी को बोले कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं अंडर ओथ कहें। अंडर ओथ का जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये तो फिर एक नागरिक होने के नाते, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, लोकसभा का जो 543 जो सांसद हैं, जो लॉ मेकर जिनको कहते हैं, वो भी ये सवाल उठा सकते हैं कि मैं लॉ मेकर हूं, मैं भारत की संसद में बैठता हूं, मैं जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव रिफॉर्म कर सकता हूं, और जनप्रतिनिधि कानून का अगर इलेक्शन कमीशन के मशीनरी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के नहीं, उसने जो मशीनरी इजाद की है, उसने जो वोटर लिस्ट बनवाई है, उस पर जो सवाल खड़े हुए हैं, ऐसी सूरत में भारत के निर्वाचन आयोग को सवालों के जवाब देने होंगे। और जो भी इलेक्शन कमीशन में आज की तारीख में है, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो या इससे पहले राजीव कुमार रहे हों, और उनको सवालों के, उनके जो अधीन जो जो चीजें हुई हैं, तो उन्होंने ये कहना कि आप ओथ के अंडर ओथ बोलिए, ये सीधा सीधा ध्यान भटकाने का चेष्टा है इलेक्शन कमीशन की। बुनियादी सवालों से विमुख होने का एक मौका तलाश रहा है कि आप अंडर ओथ बोलिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये भूल जाइए कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक सांसद है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक फंडामेंटल, एक बुनियादी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आर्टिकल 324 का उल्लंघन हो रहा है, जनप्रतिनिधि कानून 1950-1951 का उल्लंघन हो रहा है, जिसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो मुझे लग रहा है कि एज ए पार्लियामेंटेरियन उनको पूरा अधिकार है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम में रह रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत चुनाव आयोग वोट कराता है, और जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सबूतों के साथ अगर सवाल उठाए गए हैं, तो वो सबूत, जो सीधी सी बात है कि सबूत क्या है? सबूत है कि डुप्लीकेट वोट। जो डुप्लीकेट वोट है, डुप्लीकेट वोट एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के चुनाव आयोग के सामने। और ये जो डुप्लीकेट वोट जो महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, 5 महीने में उससे ज्यादा वोट बढ़ गए जो 5 साल में नहीं बढ़े थे। तो इसका जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 बजे के बाद मैसिव पोल हुआ है। तो आप राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं कि आप उनके फुटेज दे दीजिए, 5 तारीख के बाद जो क्राउड आया है उसकी फुटेज दे दीजिए आप कि कौन क्राउड आया है। तीसरा, उन्होंने डुप्लीकेट वोटों का मामला उठाया कि एक ही वोटर चंडीगढ़ में वोट डाल रहा है, बंगलोर में वोट डाल रहा है, वो महाराष्ट्र में वोट डाल रहा है, वो लखनऊ में वोट डाल रहा है, वो बनारस में प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी में वोट डाल रहा है। ऐसे वोटर्स के उन्होंने जो स्पेसिमेन लिए, जो उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन ने उनको गट्ठर दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने जब गट्ठर दिया, बहुत भारी भरकम गट्ठर हार्ड कॉपी का, तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आफत आ जाएगी हमारे ऊपर कि ये जो हम गट्ठर दे रहे हैं इसका डिजिटल ढंग से उनकी छानबीन होगी, उनकी जांच हो सकती है। और डिजिटलाइजेशन जब किया राहुल गांधी के अंडर में, जब उनका डिजिटलाइजेशन हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने पेपर सौंपे हैं, उसमें साफ साफ फोर्जरी, जालसाजी की तमाम बातें सामने आई हैं। और एक ही पते पर सैकड़ों वोट, एक ही पतों पर 50 वोट, 40 वोट, 47 वोट, 36 वोट एक ही एड्रेसेस पर आए। जब तहकीकात की गई तो साफ सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव करवाए, वो चुनाव फर्जी वोटर्स पर, डुप्लीकेट वोटर्स के आधार पर वो चुनाव करवाए। और जो एसआईआर का मुद्दा है, जो बिहार में जो मुद्दा चल रहा है, वो भी सीधा सीधा इससे पूरी तरह लिंक्ड है। और बिहार में भी जो हो रहा है वो जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन हो रहा है, वो भारत के संविधान 324 का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि भारत में जो चुनाव करवाना और निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव करवाना, ये भारत के संविधान के प्रोविजन का पार्ट है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसको तहस नहस किया जा रहा है। और जब एक बुनियादी ढांचे को तहस नहस करने की बात होगी
तो जायज सी बात है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के जरिए ये किसकी जिम्मेदारी है? भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो ऐसी दशा में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो प्रश्न बड़े मौलिक हैं, और मुझे लग रहा है कि आज उन्होंने ये भी कहा कि किरण रिजिजू ने सरकार की तरफ से कि संवैधानिक संस्था है। मैं तो सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या भारत के जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, जो चेयरमैन थे राज्यसभा के, क्या वो संवैधानिक पद नहीं है? और किस तरह से धनखड़ को एक किस्म से प्रेशर करके, दबाव डाल करके, धमका करके, ऐसी खबरें हैं, फिर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि धमका करके उनसे इस्तीफा लिया गया। उसके कारण क्या है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनको बिठाया किसने था? देश का उपराष्ट्रपति बनाया किसने था? आप ही की सरकार ने बनाया था और आप ही की सरकार के कहने पे वो काम करते थे और कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक पद था जो प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। तो क्या उनके साथ जो आपने जो सलूक किया, क्या वो इलेक्शन कमीशन से अलग है? क्या इलेक्शन कमीशन पर अगर सवाल उठ रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फिर आपने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर क्यों सवाल उठाए? तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए दूसरे नियम हो भारत के संविधान में और धनखड़ के साथ आपने जो दुर्व्यवहार किया या जो प्रेशर टैक्टिस की उनके लिए दूसरे कानून है। तो सरकार, मुझे लग रहा है कि पूरी तरह घिर चुके इस मुद्दे पर, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और इलेक्शन कमीशन को अपनी बात कुछ कहने दीजिए। इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बनकर के सरकार जिस तरह से, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग के फेवर में या उनके पक्ष में उतरी हुई है, उनके पक्ष में तर्क दे रही है, तो ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता तो नहीं है। भारत इलेक्शन कमीशन को अपना बचाव खुद करने दीजिए। ऐसी जो दशा है, कुल मिलाकर के ये सारा जो मुद्दा है, ये पूरी तरह एक संवैधानिक संकट पूरे देश में आने वाला है या आ चुका है और इसका समाधान बहुत जरूरी है। और ऐसी सूरत में मुझे लग रहा है कि भारत का जो देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों की राय है, कानूनविदों की भी राय है कि मौजूदा हालात में जो रहस्योद्घाटन हुए हैं, चुनाव कानून और चुनाव व्यवस्था को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, ईवीएम मशीनों के में जो हेरा फेरी को लेकर के जो सवाल हुए हैं, उन सारे सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया तो एक देश में एक अराजकता का माहौल होगा और देश में ऐसा मैसेज जाएगा कि जो सरकार बनी है वो फर्जी वोट पर, जाली वोट पर, मैनिपुलेशन के जरिए ये सरकार देश में बनी हुई है और इससे लोकतंत्र के जो अस्तित्व है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे और देश में एक अराजकता का माहौल होगा। देश में कोई संवैधानिक संस्था अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो ऐसी सूरत में जो कलेप्स है, जो हमारा जो सिस्टम है, वो पूरी तरह कलेप्स ढह सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मौके पर कि वो आगे आकर के एक रास्ता दिखाए, मौजूदा जो टसल चल रही है, जो मुद्दे उठाए गए उनका निराकरण करे और जिसको कहते हैं दूध का दूध करे और पानी का पानी करे। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर कल एक और मुद्दे के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।